हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम आदित्य और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 4 के बारे में जिसका नाम था डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और आज हम बात करने वाले हैं इसके एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो काइंशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग मनी डिमांड और मनी सप्लाई दोनों ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम इसे समझेंगे और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो चैप्टर भाई थोड़ा सा लेंथी है, तो अभी भी बहुत सारे कंसेप्ट मतलब कुछ कंसेप्ट भी इसके और बाकी हैं, है ना, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, आने वाली वीडियोस के अंदर। क्योंकि लंबा चैप्टर है और सारे कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को, अलग अलग थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं और अलग अलग फंडामेंटल्स को भी डिस्कस हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मनी डिमांड और मनी सप्लाई को। तो सबसे पहले समझते हैं मनी डिमांड के बारे में कि मनी डिमांड जो है वो होती क्या है। हम सबको पता है कि हम सब जो हैं वो मनी की डिमांड करते हैं अलग अलग यूज के लिए, अलग अलग लेवल पे, है ना। अब बात आती है मनी की मेन डिमांड की क्यों जाती है, उसके कुछ तरीके हैं। जैसे कि हम सब जो है ना मनी को अलग फॉर्म्स में यूज करते हैं और अलग तरीके से यूज करते हैं, है ना। कई बार हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, कई बार हम उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि ट्रांजैक्शन के लिए, वही बात हो गई, यूज के लिए यूज करते हैं, कई बार हम उसे स्टोर वैल्यू के लिए यूज करते हैं, या फिर कई बार हम उसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, कई बार इमरजेंसी फंड के तौर पर यूज करते हैं। यानी कि अलग अलग पर्पसेस के लिए हम जो है वो मनी को यूज करते हैं और इसलिए हम जो है ना मनी की डिमांड करते हैं। मेन मनी की डिमांड जो है ना वो 3 पॉइंट के अंदर की जाती है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे, तो डिमांड फॉर मनी काइंस डेविएटेड फ्रॉम द क्लासिकल्स बाय हाइलाइटिंग द फंक्शंस ऑफ मनी। यहाँ पे जो काइंस है हम लोग जानते हैं वो क्लासिकल से हमेशा अलग रही हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी कुछ बातें दी कि हम जो है मनी को ना उनके कुछ फंक्शंस की वजह से यूज करते हैं, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई हम पैसे को, है ना, वैल्यू के तौर पे स्टोर कर सकते हैं कि भाई किसी के पास 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, क्योंकि और किसी गुड्स को यूज करना स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक पैसा एक ऐसी एसेट है जिसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए इजीली कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये हो गया। एज वेल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, जैसे कि हम अलग अलग गुड्स को, अलग अलग सर्विसेज को डेली बेसिक पे बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं, और उसके लिए जो हमारा मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन होता है या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, पैसा। तो इसीलिए भी लोग पैसे की डिमांड करते हैं। इसके बाद काइंस गिव 3 रीजंस फॉर पीपल टू डिमांड मनी। काइंस ने 3 ही रीजन दिए जिसके लिए लोग डिमांड करते हैं पैसों की। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी कि ट्रांजैक्शन करने के लिए, अलग अलग गुड्स और अलग सर्विसेज को बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए पैसा एक इजी और अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज साबित होता है। लेकिन देखो अगर हम वही बात करते हैं, क्योंकि मेन बात वो थी ना जब हम लोग पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम को, तो हमने एक चीज पढ़ी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसी को खत्म कर लेकर तुम पैसे को लेके आए ताकि पैसा जो है वो एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज साबित हो। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए यूज कर लिया। दूसरा, प्रीकॉशनरी मोटिव। अब बात है प्रीकॉशनरी मोटिव क्या होता है। हम प्रीकॉशन यानी कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए भी अपने पास पैसा रखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई हेल्थ इशू आ गया, उससे बचने के लिए, कोई भी इमरजेंसी आ गई उससे बचने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं और हमेशा अपने पास पैसा रखते हैं ताकि हम उन सारी इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर पाएंगे। तो प्रीकॉशनरी मोटिव हो गया। इसके अलावा स्पेकुलेटिव मोटिव भी एक अच्छा खासा मोटिव होता है। ये क्या समझते हैं हम। देखो आप सब लोगों ने जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की, वहां पे आपने एक चीज सुना होगा, स्पेकुलेटर्स, यानी कि वो लोग जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो करते क्या है, वो ये देखते हैं कि कौन सा एसेट कब बढ़ने वाला है और कब घटने वाला है और उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप वहां पे। तो स्पेकुलेटिंग के लिए भी पैसा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेकुलेटर है ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं कि कब मार्केट में, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट हो या फिर इक्विटीज हो, वहाँ पे एक अच्छा मूव आएगा, कब वो पॉइंट आएगा जिस टाइम पे वो ट्रेड लेंगे। इसके अलावा जो स्पेकुलेशन है इसके जरिए इंटरेस्ट रेट जो है ना
वो भी डिटरमाइन होते हैं। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं और घटते हैं बॉन्ड मार्केट के अंदर, ये चीज़ भी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बॉन्ड एक बार तो गवर्नमेंट इशू कर देती है, मान लो कई बार कॉर्पोरेट बॉन्ड भी खरीदते हैं हम लोग, या फिर वो बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने इशू करे हैं आरबीआई के जरिए हम वो भी खरीदते हैं, लेकिन वो तो होगी प्राइमरी मार्केट में खरीदने की बात, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में वो सिर्फ ट्रेड होते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। अगर बॉन्ड्स की डिमांड ज़्यादा है तो उनके रेट ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर बॉन्ड की डिमांड कम है तो भाई सिंपल सी बात है रेट नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि हम स्पेकुलेशन के पर्पज से भी पैसे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, मेन 3 पर्पज हो गए। तो पहला हमने क्या देखा, ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव। अब एक करके स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट क्या आया, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, यानी कि हम जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए और प्रिकॉशनरी डिमांड को फुलफिल करने के लिए पैसा यूज करते हैं, और किस तरीके से करते हैं वो समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू मनी रोल, जहां पे हम ट्रांजैक्शन डिमांड के जरिए देखते हैं कि मनी का रोल जो है वो क्या है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे हम, जैसे सपोज करो मुझे मार्कर खरीदना था तो मैं दुकान पे जाऊंगा, ठीक है, वहां से क्या ले जाऊंगा, पैसा ले जाऊंगा और जाके मार्कर ले आऊंगा। तो पैसा क्या आया, एक तरह से काम आया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे, यानी कि एक इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एवरीबडी नीड्स मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, हर एक पर्सन को पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एक बायर हो चाहे वो एक सेलर हो, ठीक है, इन एक्टिविटीज के लिए ऑन डे टू डे बेसिस। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, कि भाई हम प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए डिमांड क्यों करते हैं पैसे की, रेफर्स टू प्रेफरेंस टू होल्ड मनी। यहाँ पे क्या होता है, प्रेफरेंस होता है लोगों का पैसा होल्ड करना टू मीट इमरजेंसी। हम सब जानते हैं जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं इमरजेंसी फंड, कि हम सब लोगों को अपने पास एक इमरजेंसी फंड मेंटेन रखना चाहिए कि अगर फैमिली में किसी भी तरह की इमरजेंसी आई, कोई भी इशू आया, तो हम उस इमरजेंसी फंड को यूज करके, है ना, उस इमरजेंसी से निपट सकते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे। तो होल्ड मनी टू मीट इमरजेंसी नीड्स सच एज पेइंग फॉर मेडिसिन खरीद सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉर अनफोर्सीन इवेंट, कोई भी ऐसे इवेंट है, ठीक है, जो अनफोर्सीन है, जो अनसर्टेन है, जिसके बारे में नहीं पता, ठीक है, हम उन सबसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या आता है, बोथ ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी बीइंग ऑटोनोमस इन नेचर, ये दोनों क्या होती हैं, ऑटोनोमस इन नेचर होती हैं। डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि देखो इनकम के हिसाब से ही इमरजेंसी आती है, हम सब जानते हैं, यानी कि ये ऑटोनोमस नेचर है, डिपेंड करता है लोगों की इनकम के अकॉर्डिंग। अब जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो अपनी इमरजेंसी फंड में उतना ही पैसा मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि उसे इमरजेंसी भी उस लेवल पे ही आएगी, ठीक है। और यही नहीं, ट्रांजैक्शंस के लिए भी लोग जो हैं, जो बोलते हैं ना ऑटोनोमस स्पेंडिंग, क्यों, क्योंकि अगर कोई पर्सन रिच है तो उसकी ट्रांजैक्शंस भी क्या होती हैं, अच्छी खासी होती हैं, और यही नहीं ज़्यादा अमाउंट की होती है। वही एक पर्सन पुअर होता है, उसकी ट्रांजैक्शंस भी कम होती हैं और कम अमाउंट की होती है। तो इसलिए मुझे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस है नेचर में, डिपेंड करता है कि किसका इनकम लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग जो है पैसे की डिमांड करते हैं। इसके बाद डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और एजेंसी, विद इंक्रीज इन इनकम एमटी ऑल्सो इंक्रीज। अगर इनकम में इंक्रीज आया, इस बात का मतलब क्या है कि जो मनी की डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि देखो इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपके पास या फिर मेरे पास ज़्यादा करेंसी आएंगी, यानी कि हमारे पास ज़्यादा करेंसी आ रही है, ज़्यादा करेंसी आ रही है यानी कि हमने क्या किया, मनी की डिमांड ज़्यादा की हुई है, ठीक है। तो ये कुछ पर्पस हो गए हमारे पैसे को यूज करने के। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या आता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया था। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है कि हम जब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए पैसे की डिमांड करना। तो ये हमारा पॉइंट होता है, देखो ये रहा एमएसपी इक्वल्स टू जीआर, ये हमारा होता है डी एमएसपी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एमएसपी अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आएगा ये। अब यहाँ से तीसरा पार्ट क्या आता है, टोटल डिमांड फॉर मनी। टोटल डिमांड कैसे निकलेगा, अब इन दोनों डिमांड को जोड़ दो तो एमटी प्लस में एमएसपी, ये क्या होता है हमारा एमडी, यानी कि टोटल डिमांड, ठीक है। एमडी को हम एफवाई भी लिखते हैं, एफवाई हमारा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी, ठीक है। और
फॉर जी आर तो मैंने पढ़ी लिया, ये वाला फंक्शन हो गया। तो एम डी इक्वल्स टू के वाई माइनस एच आर, इस तरीके से हम ये इक्वेशन बनाते हैं। और ध्यान रखना ये इक्वेशन एक बात और शो करती है, वो क्या कि मनी की डिमांड में और इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशन होता है, जो हम काफ़ी बार स्टडी कर चुके हैं। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है मार्केट के अंदर तो लोग पैसे की डिमांड करना कम कर देते हैं, क्योंकि पैसे को बोरो करना और लोन लेना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। वहीं पर अगर इसका उल्टा सिनेरियो देखें, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि बोरो करना ईजी हो चुका है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम आ रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में, जिसकी वजह से लोग लोन लेना बढ़ा देते हैं और मनी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में और मनी की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन देखने को हमें मिलता है। वही ग्राफ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना भी दिया है। ये देखो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या नेगेटिव रिलेशन ही तो है। अगर मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डैश की, तो हम लोग टी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं मनी की, यानी कि टी डिमांड है मनी की। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, आर एम पे आ गया, मनी की डिमांड एम तक पहुंच गई, ठीक है। और ये बीच में हमारे पास एक पोर्शन आता है किसका, लिक्विडिटी ट्रैप का। लिक्विडिटी ट्रैप यानी कि जहाँ पे हम फंस सकते हैं, है ना, पैसे के मामले में। तो टोटल डिमांड फॉर मनी का हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा फंक्शन हो गया, पूरा का पूरा ग्राफ, जहाँ पे हमारे पास जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर तो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो दिखा रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी को, ठीक है। और ये नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में और क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं मनी सप्लाई की। तो जब मनी सप्लाई की बात करते हैं, मनी सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, कमर्शियल बैंक का या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, है ना, जो मनी सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मनी सप्लाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मनी की सप्लाई में चेंज नहीं आता। तो बात भी हम तो पढ़ते हैं कि चेंज आता है, लेकिन वो चेंज आता है लेकिन नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी में। अब बात ही ये रियल मनी की सप्लाई क्या है, नॉमिनल मनी की सप्लाई क्या है। आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम कुछ डिकेड्स पहले की बात करें, ज़्यादा नहीं, अगर मैं 1980 की बात कर लेता हूं, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से 200-250 रुपये सफिशिएंट थे एक फैमिली को अच्छा खासा सर्वाइवल प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि 200-250 रुपये अगर हैं किसी के पास तो वो अच्छे तरीके से मंथली लेवल पे अपने घर को चला सकता है, अच्छा खाना खा सकता है। मतलब ये मान लो कि उस टाइम पे और आज के टाइम में इतना फ़र्क है कि उस टाइम में 200 रुपये आज की इनकम के अकॉर्डिंग शायद 1 लाख रुपये के बराबर आएगा, शायद आप मेजर कर लेना, हाँ मतलब अप्रोक्सीमेट इतना ही पड़ेगा। तो उस टाइम ये वैल्यू थी 200-250 रुपये की 1980 के अंदर, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ वहाँ पे कि जब 200 रुपये में लोगों का घर चल रहा है तो इसका मतलब मार्केट में पैसे का फ्लो भी कम होगा, क्योंकि जब सबकी इनकम 200-250 के आसपास ही है ज़्यादातर लोगों की, रिच पर्सनस की भी, और कई लोगों की इससे भी बहुत ज़्यादा कम है, तो पैसे का फ्लो कम है, मार्केट में करेंसी कम घूम रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, लोगों ने अपनी सैलरी बढ़वाई, ठीक है, पैसे का फ्लो बढ़ता चला गया इकोनॉमी के अंदर। अब पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा है। अब 200 क्या, अब तो आप अगर 1000 आपकी जेब में है तो आप एक अच्छी शॉपिंग करने के बारे में भी नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि नहीं हो पाएगी उतने पैसे में, है ना, क्योंकि कपड़े भी उससे महंगे ही आते हैं आज के टाइम पे। तो हम क्या बात करते हैं कि भाई जो पैसे का फ्लो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जहाँ पे 90-80 के अंदर 200 रुपये में घर चलता था, वो भी पूरे महीने यहाँ पे उतनी तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से डेली बेसिस पे खर्चे हो जाते हैं, उससे ज़्यादा कहीं बुरा, ठीक है, डेली बेसिस पे होते हैं खर्चे हो जाते हैं। कि मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई जो है ना वो बढ़ चुकी है इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि नॉमिनल मनी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है और करेंसी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस समय क्या है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई है, मनी सप्लाई नहीं बढ़ी। मनी सप्लाई उस टाइम भी उतनी ही थी, आज भी उतनी ही है, बस दिक्कत क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू गिरती चली गई, जिस चीज़ की वजह से हम क्या देखते हैं कि अब करेंसी लोगों के पास क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है एज कंपेयर टू पास्ट डिकेड्स। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर हम इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, ये रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है, लेकिन सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चाहे कुछ भी आग लग रही हो, मनी की सप्लाई क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो ये देखो ये फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं रियल मनी सप्लाई। ध्यान रखना, रियल मनी सप्लाई, नॉमिनल में चेंज आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, लेकिन रियल मनी सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या आ गई, क्वांटिटी ऑफ मनी, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब वही देखो, अकॉर्डिंग टू काइंस सप्लाई ऑफ मनी एमएस इज डिसाइडेड एक्सोजिनियसली एंड गिवन एज पर सेंट्रल बैंक नॉर्म्स। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है ना कहीं सप्लाई करने में, मनी सप्लाई करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मनी सप्लाई को देखने में। सो इट इज अ कांस्टेंट एंड इंटरेस्ट रेट इनइलास्टिक। मतलब ये क्या है, एक तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और इंटरेस्ट रेट को लेके इनइलास्टिक है। यानी कि इंटरेस्ट रेट को लेके इनइलास्टिक होने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट में भले ही कुछ भी चेंज आ रहा हो, रियल मनी की सप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल लाइन इसलिए तो बना रखा है मैंने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे और ऊपर पहुंचा दूं, सप्लाई फिक्स है, और नीचे लिया हूं, सप्लाई फिक्स है। बट जब हम नॉमिनल मनी की बात करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव रिलेशन हमें देखने को मिलता है, किसके साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट का और सप्लाई का, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो जो सप्लायर्स हैं वो ज्यादा क्वांटिटी मनी की सप्लाई करते हैं ताकि ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट कर सके और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। लेकिन वहीं पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो लोग सप्लाई भी कम कर देते हैं, क्योंकि उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता। तो वही चीज यहाँ पे है। नोट दैट सेंट्रल बैंक कैन फिक्स द नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी। तो जो सेंट्रल बैंक है वो नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी को फिक्स कर सकते हैं से एमओ, बट द रियल सप्लाई ऑफ मनी इज गिवन बाय डिवाइडिंग द नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी बाय जनरल प्राइस लेवल। यानी कि अगर हमें रियल सप्लाई देखनी है कि मनी कितनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी है ना उसको आप उस टाइम के प्राइस लेवल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 1980 में 200 रुपए भी सफिशिएंट होते थे एक घर को अच्छे तरीके से चलाने में। लेकिन आज के टाइम की जब मैं बात करता हूं तो आज के टाइम में तो मेरे भाई 50,000 भी कम, अप्रोक्सीमेटली कम पड़ते हैं। तो अगर हम 50,000 की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भले ही लोगों की इनकम बढ़ी हो बट महंगाई भी इस लेवल पे बढ़ गई है। इसलिए हम जो है ना, अगर हमें कभी भी रियल मनी सप्लाई निकालनी होती है तो हम जो भी नॉमिनल मनी सप्लाई है उसको अगर हम करंट या फिर जनरल प्राइस लेवल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कहीं जाए क्या आएगा, रियल मनी सप्लाई। ठीक है, ये रहा उसका कर्व। अभी देखो ये लिखा हुआ रियल मनी सप्लाई, ठीक है, एम नॉट डिवाइड बाय पी यानी कि प्राइस लेवल। तो ये रहा हमारे पास, देखो ये रहा रियल मनी सप्लाई का कर्व। और ये जो कर्व है ये आपका क्या दिखाता है, रियल मनी सप्लाई किस लेवल पे है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड और सप्लाई किस तरीके से काम करती है। अब हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में इक्विलिब्रियम की, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।